दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। कसम रावण की आज की सबसे पहली खबर जबरदस्त खबर है। ये खबर है टिंगू भाई 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन के बारे में, जिसका वजन है 50 किलो। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन इस भाई को एक्शन हीरो बनना है। इसकी एक फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है जिसका नाम है बेबी जॉन, जिसमें ये एक्शन हीरो बना हुआ है। और अब इसने फिल्म साइन की है बॉर्डर 2, जिसके मेन हीरो है सन्नी देओल साहब। हालांकि जेपी दत्ता कई साल पहले बॉर्डर 2 बना चुके हैं, जिसमें सोनू सूद था, शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा था और बहुत सारे एक्टर थे। और वो फिल्म 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी, यानी कि सुपर डुपर डिसास्टर हुई थी। लेकिन इसके बावजूद फिर से बॉर्डर 2 बन रही है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म में डबल ढोल की आयुष्मान खुराना भी है और इस फिल्म में बांटने वाली हीरोइन तृप्ति डिमरी भी है। और जबकि सन्नी देओल की फिल्म गदर 2 इतनी वाहियात फिल्म थी, इसके बावजूद भी वो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। उस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस किया। तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर बॉर्डर 2 भी बहुत बड़ी हिट होगी और बॉर्डर 2 भी 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि टिंगू भाई वरुण धवन का यह फैसला बिल्कुल सही है। श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने पहले वीक में बिजनेस किया है 260 CR का। यह बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और अगर इस फिल्म ने पहले वीक में ही 260 CR का बिजनेस किया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यह फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 400 करोड़ रुपए का कर सकती है। लेकिन जो इस फिल्म के मेकर्स हैं वो 400 करोड़ पे टिकने वाले नहीं है, 400 करोड़ पर रुकने वाले नहीं है। उनके हाथ में तो एक चांस लग गया है, तो वो इस फिल्म के कलेक्शन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको इस फिल्म को 500 करोड़ क्लब की फिल्म बनाना है। यह उनकी लाइफ में पहली और आखिरी दफा होगा कि उन्होंने कोई फिल्म बनाई है जिसने 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस किया है। तो जाहिर सी बात है इस चांस को वो अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और मेरे ख्याल में इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भाई, जब मौका मिला है तो मौके पे चौका क्यों ना मारा जाए। अगर उनकी फिल्म इतना बढ़िया बिजनेस कर रही है तो उसको 500 करोड़ क्लब की फिल्म क्यों ना बनाया जाए। और इस फिल्म ने एक और बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड बना दिया है, वो ये कि इस फिल्म में हीरोइन है श्रद्धा कपूर, हीरो है राजकुमार राव। उन दोनों की लाइफ की ये सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रहेगी जब तक वो मरेंगे। और इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के साथ ही ये भी क्लियर हो गया है कि गिमिक्स जरूरी है। अगर आपके गिमिक्स बिल्कुल सही पड़ते हैं तो आपकी बहुत ही घटिया फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। एक सिंगर है जिसका नाम है धोनी भानुशाली और उसके फादर का नाम है विनोद भानुशाली। विनोद भानुशाली टी सीरीज में बहुत सालों तक काम किया करते थे और फिर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि भूषण कुमार साहब ने विनोद भानुशाली को टी सीरीज से निकाल दिया। जैसे ही विनोद भानुशाली टी सीरीज से निकला वैसे ही उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिया। जब विनोद टी सीरीज में काम किया करता था उसी वक्त से उसके बहुत अच्छे संबंध थे कुछ लोगों से जो जी में काम करते थे, सोनी में काम करते थे। और यही वजह है कि विनोद भानुशाली ने अब तक जितनी भी 4-5 फिल्में वाहियात सुपर डुपर डिसास्टर बनाई हैं, उन सभी फिल्मों को कॉर्पोरेट हाउसेस को 30-40 करोड़ रुपए पर फिल्म बेच दिया है। जबकि कोई और उनमें से किसी एक फिल्म को 5 करोड़ में भी नहीं बेच सकता था। तो इस बात से आपको पता चल गया होगा कि बॉलीवुड किस तरह से काम करता है, जो कॉर्पोरेट हाउसेस में लोग काम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अगर उनका किसी से रिलेशन है तो ही उसके साथ वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कॉर्पोरेट हाउस को लूटना है। और लूट तब सकता है जब वो अपने दोस्त के साथ काम करेगा। तो अगर विनोद भानुशाली को कॉर्पोरेट हाउस से एक फिल्म का 30 करोड़ मिला होगा तो उसमें से कम 5 करोड़ रुपए उस आदमी को मिला होगा जो कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहा है, जिसने ये डील कराई है। तो जब विनोद भाई ऐसी घटिया घटिया फिल्मों को बेच चुका है तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब उसने अपनी बेटी धोनी भानुशाली को एज ए हीरोइन लॉन्च कर दिया एक बहुत ही वाहियात फिल्म में, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि यह वाहियात फिल्म भी वो किसी ना किसी को 30-40 करोड़ रुपए में बेच देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि सोनी के जो बॉस हैं और जो जी के बॉस हैं उनको पता चल गया कि भाई उनके कुछ लोग विनोद भानुशाली के साथ जुड़े हुए हैं, विनोद के साथ मिलकर कंपनी को चूना लगा रहे हैं। यही वजह है कि जी और सोनी दोनों ने ही इस फिल्म के किसी भी राइट्स को खरीदने से मना कर दिया है। और यही वजह है कि अब विनोद को
यह फिल्म खुद ही रिलीज करनी पड़ेगी। यानी कि विनोद ने इस फिल्म पर जो 20-25 करोड़ रुपए लगाए हैं वो गटर में जाने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म के OTT राइट्स भी कोई नहीं खरीदेगा। कहावत है कि हराम का पैसा जैसे आता है वैसे ही जाता है, तो विनोद भाई ने जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस को लूटा था वैसे ही उसके पैसे जाने वाले हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में जितने भी निर्माता हैं वो किसी ना किसी बकरे को ढूंढते रहते हैं और कोई ना कोई बकरा मिल ही जाता है। यही वजह है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फिल्में हिट हो रही है या फ्लॉप हो रही है। अगर उनकी 10 फिल्में भी फ्लॉप हो गई हैं तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। फरहान अख्तर और उसका पार्टनर रितेश भी ढूंढते रहते हैं किसी ना किसी बकरे को। अब उनको एक नया बकरा मिल गया है और यह नया बकरा है ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज। तो अब फरहान अख्तर की कंपनी इस स्टूडियो को 100% 200-400 करोड़ रुपए का चूना लगा ही देगी। ठीक उसी तरह साजिद नडियाडवाला निर्माता को बानी जे प्रोडक्शन मिल गया है, वो भी उसको 200-400 करोड़ रुपए का चूना लगा देगा। करण जौहर भी सुना है कोई बकरा ढूंढ रहा है, उसको भी कोई ना कोई आज ना कल तो मिल ही जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो दिन रात चश्मा लगाकर बकरे ढूंढते रहते हैं और ऊपर वाले का ऐसा करम है कि इनको कोई ना कोई बकरा मिलता ही रहता है और ये हलाल करते रहते हैं, अय्याशी करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, बात खत्म। बॉलीवुड में वायरएफ सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और इसका ओनर है आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा की वाइफ है रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने आदित्य का डिवोर्स करा के उससे शादी की थी, तो जाहिर सी बात है अब आदित्य को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है और आदित्य क्या ना करे, जो बीवी कहेगी वही करना पड़ेगा। हर किसी को करना पड़ता है, आदित्य ही क्या करेगा बेचारा। और ये मैं आप लोगों को बहुत दफा बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन बने रहना चाहती है। तो रानी मुखर्जी हर 2-3 साल के बाद एक फिल्म बनाती है, मर्दानी, मर्दानी 2, और अब रानी ने अनाउंस की है मर्दानी 3। आदित्य चोपड़ा भी बेचारा क्या करे। अरे भाई, बीवी को अगर बिजी रखना है तो जाहिर सी बात है फिल्म बनानी पड़ेगी। तो आदित्य के लिए तो एक्चुअली बहुत अच्छा है कि बीवी फिल्म बनाने में बिजी रहेगी और आदित्य फ्री रहेगा। आदित्य के पास तो माल की कमी ही नहीं है भाई साहब। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म मर्दानी 3 बनने जा रही है, हीरोइन होगी रानी मुखर्जी और जाहिर सी बात है कोई हीरो तो उसके साथ काम करेगा नहीं, तो ये सोलो हीरोइन वाली फिल्म होगी। भले ही चले ना चले, भले ही रानी मुखर्जी का ड्राइवर नाई धोबी कसाई हलवाई भी इस फिल्म को ना देखे, लेकिन रानी मुखर्जी बनाएगी जरूर और रिलीज भी खुद ही करेगी। और हकीकत यह है कि अगर यह फिल्म 1 रुपए का बिजनेस भी नहीं करेगी तब भी रानी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और ना ही आदित्य चोपड़ा को कोई फर्क पड़ता। फिल्म स्त्री के साथ ही अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में भी रिलीज हुई थी, जो अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है और मेरे ख्याल में यह बहुत बड़ी गलती थी कि इस फिल्म को स्त्री के साथ रिलीज किया गया। अगर इस फिल्म को किसी और डेट पर रिलीज किया जाता तो मेरे ख्याल में यह फिल्म बहुत बेहतर बिजनेस करती। क्योंकि ये बात मैं फिर से कह सकता हूं कि ये फिल्म खराब फिल्म नहीं है, ये फिल्म वन टाइम वॉच है। तो अगर ये फिल्म वन टाइम वॉच है तो इस फिल्म को कम से कम 50 से 60 करोड़ का बिजनेस तो करना ही करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये फिल्म स्त्री के साथ रिलीज हुई है, जो बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन था, यही वजह है कि ये फिल्म उतना बिजनेस नहीं कर पाएगी। इन दोनों फिल्मों के साथ अदरक अब्राहम की फिल्म वेदा भी रिलीज हुई थी, जो सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 15 CR। 15 CR का मतलब यह है कि इस फिल्म के पीएनए पर जो खर्चा हुआ है वो भी रिकवर नहीं होगा। फिल्म बनाने का खर्चा तो एक तरफ रख दीजिए। और जॉन अब्राहम की ये कोई पहली या दूसरी फ्लॉप फिल्म नहीं है, बल्कि जॉन अब्राहम की लाइन से 10 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी हैं। जॉन अब्राहम ने पिछले 5 साल में कोई भी हिट फिल्म नहीं दी है। इसके बावजूद भी अदरक अब्राहम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो मानता है। अदरक अब्राहम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान में औरतें और बच्चे सेफ नहीं हैं। अरे भाई साहब, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि औरतों और बच्चों के साथ आपने कुत्ते को फिर जोड़ दिया। आपको औरतों और बच्चों से ज्यादा कुत्तों से प्यार है। यही वजह है कि आपकी शक्ल भी कुत्ते जैसी होती जा रही है मेरे भाई। निर्माता भूषण कुमार ने अनाउंस किया है कि वो युवराज की बायोपिक बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहां एक पेच फंसा हुआ है। वो ये कि कोई भी हीरो अब तक फाइनल नहीं हुआ है।
कौन युवराज का रोल प्ले करेगा। और मेरे ख्याल में युवराज का रोल करने के लिए किसी भी हीरो को मनाने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली भूषण कुमार कार्तिक आर्यन से ही कहेगा इस रोल को करने के लिए, और कार्तिक कर भी लेगा। और मैं ये भी मानता हूं कि युवराज की लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बशर्ते वो सब कुछ सच सच दिखाया जाए फिल्म में जो युवराज ने लाइफ में किया है। युवराज एक बहुत बड़ा फिक्सर था, तो मेरे ख्याल में बायोपिक में भी दिखाया जाना चाहिए कि वो वाकई ही एक बहुत बड़ा फिक्सर था। बेचारा यूवी जिंदगी भर लड़ाई लड़ता रहा कैप्टन बनने की, लेकिन कभी कैप्टन बन नहीं सका, और उसकी ये इच्छा हमेशा के लिए उसके मन में ही रह गई। युवराज की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी किम शर्मा। युवराज उसको किस तरह ट्रीट करता था, किस तरह से उसके साथ उसने ब्रेकअप किया था, वो भी फिल्म में बिल्कुल सही सही दिखाया जाना चाहिए। फाइनली यूवी ने एक हीरोइन से ही शादी की है जो एक ब्रिटिश नागरिक है, जिसको सुहेल खान ने अपनी फिल्म में लॉन्च किया था। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यूवी बॉलीवुड के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस है। यूवी को पब्लिसिटी चाहिए लाइफ में, बिना पब्लिसिटी के वो रह नहीं सकता। तो अगर ये सारी चीजें सच्चाई के साथ बायोपिक में दिखाई जाएंगी तो फिर बायोपिक चल सकती है। और अगर कहीं युवराज की फिल्म को भी उसी तरह बनाया गया जैसे कि अजरुद्दीन की बायोपिक को बनाया गया था, तो फिर जाहिर सी बात है ये फिल्म भी वैसे ही फ्लॉप होगी जैसे कि अजहर फ्लॉप हुई थी। क्योंकि अगर आप फिल्म बना रहे हैं अपनी इमेज को साफ करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, तो फिर पब्लिक को यह जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप कितने बड़े धर्मात्मा है। पब्लिक अगर देखना चाहेगी तो यह देखना चाहेगी कि आपने जिंदगी में उल्टे सुल्टे क्या काम किए थे भाई साहब। दोस्तों, कैटरीना के हस्बैंड कल्लू भाई की फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का नाम है छावा। इस टीजर को देखने से पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी शिवाजी महाराज के कुनबे पर आधारित है। कल्लू भाई फिल्म में राजा का रोल अदा कर रहे हैं जो एक वॉरियर है और जंग लड़ रहा है। अगर आपको याद हो तो अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी की भी यही कहानी थी। शिवाजी महाराज के ऊपर कई फिल्में बन चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि एक ही कहानी को पब्लिक बार बार देख सकती है, और यह फिल्म बहुत चलने वाली है। हो सकता है यह फिल्म महाराष्ट्र में अच्छा बिजनेस करे, लेकिन मेरे ख्याल में नॉर्थ में यह फिल्म अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगी, यह फिल्म नहीं चल पाएगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म की हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका मंदाना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में हॉरर फिल्में चल रही हैं। पहले शैतान सुपरहिट हुई, फिर मुंजिया भी हिट हो गई, और अब स्त्री 2 तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि बॉलीवुड वालों को यह पता चल चुका है कि लोगों को हॉरर फिल्में देखनी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 6 महीने में बॉलीवुड वाले कम से कम 25 हॉरर फिल्में बनाने का ऐलान जरूर करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड तो भेड़चाल में यकीन रखता है। बॉलीवुड वालों का अपना कोई दिमाग नहीं है। इनका मानना यह है कि जो चल रहा है वही इन्होंने बनाना है। तो जब वो 25-30 फिल्में एक साथ रिलीज होंगी तो होगा क्या? होगा ये कि सब की सब फ्लॉप हो जाएंगी, उनमें से 1-2 फिल्में ही चलेंगी। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी। अगली जो खबर है वो बुढ़ऊ के बारे में है। आप सभी ने देखा होगा एक सड़ा सा गाना बुढ़ऊ ने रिलीज किया, उसमें संजय दत्त भी था। भाई साहब, वो गाना आप 20 सेकंड भी नहीं देख पाएंगे, इतना घटिया गाना है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बुढ़ऊ आज की तारीख में किस हालत में है। बुढ़ऊ के साथ कोई भी निर्माता निर्देशक काम नहीं करना चाहता। बुढ़ऊ के पास सिर्फ एक फिल्म है, अगली कोई फिल्म मिल नहीं रही है। तो बुढ़ऊ बेचारा घर पर बैठकर करे तो क्या करे। यही वजह है कि एक से एक वाहियात गाना बना रहा है, और कमाल यह है कि खुद ही गाना गाता है। ये भाई साहब इतना कमाल का सिंगर है कि इसकी आवाज सुनकर जो परिंदे हैं वो भी उड़कर भाग जाते हैं। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हद यह है कि बुढ़ऊ का एक गाना रिलीज करके मन नहीं भरा। अब बुढ़ऊ ने एक और गाना बनाया है, उसको रिलीज करेगा, और इस गाने को गाया है भैंसे विशाल मिश्रा ने। विशाल और अदनान सामी दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों की एक ही तरह की आवाज है, और दोनों एक ही स्टाइल में गाते हैं। चलो खैर, बुढ़ऊ भाई जो भी कर रहा है ठीक ही है। बेचारे का कैरियर खत्म हो गया है, कोई फिल्म नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो करना है, तो गाने ही गा लेने दो, और क्या करेगा बेचारा। कसम कल्लू भाई की अरशद वारसी ने जबरदस्त बात कह दी है। अरशद वारसी ने कहा है कि प्रभास काल्की में जोकर लग रहा था, हीरो नहीं लग रहा था। अरे भाई साहब, अदरक वारसी साहब, आप भी किसी को जोकर कह सकते हो? अरे भाई साहब, पहले खुद की हाइट देख लो, खुद का वजन देख लो, खुद कितने हैंडसम हो ये तो देख लो, किसी और को जोकर कहने से पहले। दोस्त, मैंने भी अपने रिव्यू में कहा कि फिल्म काल की अच्छी नहीं है, तो अगर अदरक वारसी ये कहता कि फिल्म अच्छी नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन अगर अदरक वारसी प्रभास को ये कहेगा कि वो तो जोकर दिखता है,
तो फिर मुझे भारी ऐतराज है। ऐसा कैसे बोल सकता है अदरक वारसी? अदरक वारसी साहब, मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितना लाइफ टाइम आपकी किसी फिल्म का कलेक्शन होता है, उतना कलेक्शन सिर्फ एक शो में उस थिएटर के साइकिल स्टैंड का होता है जहां प्रभास की फिल्म लगती है। तो मेरे भाई, आप अपने आप में और प्रभास में फर्क देख लीजिए और फिर कुछ ऐसी बातें कहिए। मुझे याद है अदरक वारसी एक फिल्म बना रहा था और अदरक वारसी ने एक हीरोइन को उस फिल्म में लेने के लिए कहा था। उस हीरोइन ने यह कहकर मना कर दिया था कि भाई साहब, मैं उस हीरो के साथ काम नहीं करूंगी, वो शुरू बाद में होता है, खत्म पहले हो जाता है। दोस्तों, 6 सितंबर को कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो रही है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म की प्रोजेक्ट मेकिंग रिपोर्ट ये है, जरा सुन लीजिए। तो फिल्म मणिकर्णिका के सक्सेसफुल होने के बाद कंगना ने डिसाइड किया था कि उसको एक और ऐसी बड़ी फिल्म बनानी है जिससे उसको इज्जत भी मिले और जो फिल्म अच्छा बिजनेस भी करे, जिस फिल्म में देश की बात की जाए। यही वजह है कि कंगना ने डिसाइड किया कि वो इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के वक्त पर एक फिल्म बनाएगी। इसके बाद कंगना ने उस फिल्म की कहानी को लिखना शुरू किया और जब फिल्म की कहानी तैयार हो गई तो उसके बाद कंगना ने इस फिल्म के लिए निर्माता को ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान कंगना की मुलाकात हुई रेनू पिट्टी जी से। रेनू पिट्टी जी निशांत पिट्टी की मदर है और निशांत पिट्टी ईज माई ट्रिप के ओनर है, जो एक बहुत बड़ी ट्रेवल कंपनी है। ये कंपनी दुनिया भर के देशों के लिए एयर टिकट्स भी प्रोवाइड करती है और होटल बुकिंग भी करती है। तो कंगना ने इस फिल्म की कहानी को सुनाया रेनू पिट्टी जी को और रेनू जी को यह कहानी बहुत पसंद आई। रेनू जी को इस फिल्म की कहानी शायद इसलिए भी पसंद आई थी क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी को अपनी आंखों से देखा था। उनको पता है कि इमरजेंसी के वक्त में क्या क्या हुआ था। तो जब रेनू जी ने इस कहानी को सुना और उनको पसंद आ गई तो उन्होंने इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए हामी भर दी, यानी कि वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर बन गई। और किसी भी फिल्म को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: डायरेक्टर, कहानी और निर्माता। और इस फिल्म का जो मेन रोल है इंदिरा गांधी का, वो भी कंगना खुद ही करने वाली थी। तो इस फिल्म की कहानी भी थी, डायरेक्टर भी थी, एक्ट्रेस भी थी और निर्माता भी आ गई थी। तो जाहिर सी बात है, फिर फिल्म को बनने से कोई रोक नहीं सकता था। इसके बाद कंगना ने इस फिल्म की कास्टिंग शुरू की और हर एक रोल के लिए एक बहुत अच्छे एक्टर को चुना। सभी एक्टरों का स्क्रीन टेस्ट हुआ और देखा गया कि वो उस रोल में 100% फिट है या नहीं। और फिल्म की कास्टिंग करने के बाद कंगना ने इस फिल्म को शूट करना शुरू किया। मैं आपको ये बता दूं कि कंगना को ये फिल्म बनाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म में मेन रोल है इंदिरा गांधी जी का, जो कंगना खुद ही प्ले कर रही है और इस फिल्म का डायरेक्शन भी कंगना ने किया है। तो खुद ही डायरेक्शन करना और खुद ही एक्टिंग करना ये बहुत मुश्किल काम है। और साथ ही साथ कंगना को यह भी देखना था कि जो बाकी के एक्टर हैं उनका लुक भी एकदम परफेक्ट है, उनकी ड्रेसेस भी एकदम परफेक्ट है और वो सभी लोग अपने रोल्स को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कंगना को वाकई ही इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। और कंगना का काम यही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि और भी बहुत काम है जो कंगना ने इस फिल्म के लिए किए होंगे, क्योंकि किसी भी डायरेक्टर को फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी देखना होता है, एडिटिंग भी देखनी होती है, मार्केटिंग भी देखनी होती है। और जब कंगना ने इस फिल्म को बनाने के लिए इतनी मेहनत की है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये फिल्म खराब तो नहीं हो सकती, क्योंकि जब कंगना ही इस फिल्म का डायरेक्शन कर रही है और कंगना ही मेन भूमिका निभा रही है तो कंगना एक खराब फिल्म तो बिल्कुल नहीं बनाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये फिल्म मास्टरपीस ना हो, लेकिन ये फिल्म एक अच्छी फिल्म तो 100% ही होगी। और जबकि मणिकर्णिका में कंगना ने यह साबित कर दिया है कि वो अच्छी डायरेक्टर है, तो जाहिर सी बात है, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि कंगना ने इमरजेंसी में बढ़िया डायरेक्शन किया होगा, एक अच्छी फिल्म बनाई होगी। रेनू पिट्टी जी के हौसले की भी दाद देनी होगी, जिन्होंने इस फिल्म में पैसे लगाए हैं, जिनको यकीन था कि ये एक अच्छी फिल्म बनने वाली है और ये फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी, ये फिल्म पब्लिक को पसंद आएगी। क्योंकि अगर रेनू जी को ये कहानी पसंद ना आती, रेनू जी इस फिल्म पर पैसे लगाने के लिए तैयार ना होती, तो शायद ये फिल्म कभी भी ना बनती। क्योंकि अगर किसी फिल्म की कहानी भी रेडी है, डायरेक्टर भी रेडी है, एक्टर भी रेडी है और इसके बाद भी कोई उस फिल्म पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर जाहिर सी बात है वो फिल्म बन नहीं सकती। तो अगर रेनू जी इस फिल्म में पैसे नहीं लगाती तो ये फिल्म कभी भी ना बनती। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। एक कमाल की
डॉक्यूमेंट्री बनी है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है एंग्री यंग मैन और इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि सलीम जावेद कितने बड़े राइटर्स थे। ये तो मैं अलग वीडियो में बता ही चुका हूं कि वो कितने बड़े राइटर्स थे, लेकिन जब इस डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया गया और स्टेज पर सबको बुलाया गया, फरहान अख्तर और बुढ़ऊ दोनों स्टेज पर आए तो दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि एक दूसरे को खा जाएंगे। उस स्टेज पर जो इनका बिहेवियर था उसको देखकर पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। और मैं आपको ये बता दूं कि फरहान अख्तर बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो जाहिर सी बात है बुढ़ऊ ने जरूर कुछ ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से फरहान इतना नाराज है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में किसी एक के साथ बुढ़ऊ का ऐसा रवैया नहीं है, बल्कि हर किसी के साथ इसका ऐसा ही रवैया है। यही वजह है कि आज भाई साहब के पास कोई फिल्म नहीं है, भाई साहब का करियर खत्म हो चुका है। खैर, इन दोनों की जो भी दुश्मनी हो हमें क्या लेना देना, लेकिन जब देखो बुढ़ऊ कहता रहता है कि मेरे फादर ने ये डायलॉग लिखा था, ये डायलॉग लिखा था, ये डायलॉग लिखा था। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सलीम जावेद एक जोड़ी थी। सलीम साहब स्क्रिप्ट लिखा करते थे और डायलॉग्स लिखा करते थे जावेद साहब। तो जो भी डायलॉग्स हैं वो सब जावेद साहब के लिखे हुए हैं। सलीम साहब का तो कोई डायलॉग है ही नहीं, क्योंकि सलीम साहब तो डायलॉग्स लिखा ही नहीं करते थे। तो अगर बुढ़ऊ ये कहता है कि मेरे फादर का डायलॉग है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, 100% गलत है। वो जितने भी डायलॉग हैं वो सब जावेद साहब के लिखे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि फरहान अख्तर शायद इसी वजह से और ज्यादा नाराज है कि बुढ़ऊ जब देखो ये कहता रहता है कि ये डायलॉग मेरे फादर ने लिखा था। ये कभी नहीं कहता कि ये डायलॉग जावेद अख्तर साहब ने लिखा था। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मेरा सुपर डुपर हिट गाना मेरे साथिया रिलीज हो चुका है। भाई साहब क्यों नहीं देख रहे हो? अरे भाई साहब, यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरे साथिया KRK लिखिए और गाना सुनिए, देखिए मजा आ जाएगा देख के भाई साहब। ये तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि आज की तारीख में यूट्यूबर्स इतने हो गए हैं कि हर किसी का इंटरव्यू लिया जा रहा है। ड्राइवर का भी इंटरव्यू हो रहा है, मेकअप मैन का भी इंटरव्यू हो रहा है, जो खाना बनाता है कुक उसका भी इंटरव्यू हो रहा है, और जो फ्लॉप एक्टर्स हैं वो तो भर भर के इंटरव्यू दे रहे हैं। अरशद वारसी ने भी पब्लिसिटी के लिए एक इंटरव्यू दिया। अदरक वारसी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो बॉलीवुड में कोरियोग्राफर बनने आया था। बोनी कपूर साहब उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे। बोनी कपूर ने अरशद से एक गाना कोरियोग्राफ करने के लिए बोला और 4 दिन का टाइम दिया, लेकिन अरशद ने उस गाने को 3 दिन में ही खत्म कर दिया। बोनी कपूर ने अरशद से कहा था कि उनको वो 25,000 पर डे देंगे, यानी 4 दिन का 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन क्योंकि गाना 3 दिन में खत्म हो गया था, यही वजह है कि बोनी कपूर ने अदरक वारसी को 1 लाख रुपए नहीं दिए थे, बल्कि कम दिए थे। पहली बात तो यह कि यह बात इतनी पुरानी है कि अब अदरक वारसी को यह बात नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि अदरक वारसी को पब्लिसिटी चाहिए, न्यूज में रहना है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो करेगा। और अब अदरक वारसी को बोनी कपूर ने जवाब दिया है। बोनी कपूर साहब ने कहा है कि अदरक वारसी की उस वक्त औकात ही नहीं थी कि कोई उसको 1 लाख रुपए देता। हकीकत यह है कि अगर उस वक्त मैंने अदरक वारसी को काम दिया था तो वो भी बड़ी बात थी, और मैं बोनी कपूर के साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। दोस्तों, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सलीम जावेद साहब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है एंग्री यंग मैन, और इसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि जया बच्चन कह रही है कि ये दोनों ही बहुत ही बदतमीज थे, बहुत ही अकड़ू थे, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। जब डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हो रही थी तो उस वक्त बुढ़ऊ से इस बारे में पूछा गया कि भाई जया बच्चन ने सलीम जावेद साहब के बारे में ये कहा है, तो बुढ़ऊ ने जवाब दिया कि जया बच्चन ने अगर सलीम जावेद साहब को पागल कहा है तो हकीकत यह है कि जया बच्चन खुद पागल है, ये दोनों पागल नहीं थे। अब मैं तो इस बारे में क्या ही कहूं, ये तो जया जी ही बता सकती है कि कौन सही है और कौन गलत। सीनियर कल्लू भाई कोई ना कोई ब्लंडर करता ही रहता है, कभी पान मसाला बेचता है, कभी छाली बेचता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है जो लोगों को पसंद नहीं आता। और अब सीनियर कल्लू भाई ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले सीनियर कल्लू भाई की फिल्म रिलीज हुई थी मैदान, जो बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। और मैदान फिल्म को बनाया गया था सैयद अब्दुल रहीम की कहानी पर, जो एक फुटबॉलर था हैदराबाद से। सैयद साहब के परिवार वालों का कहना है कि फिल्म बनने से पहले अजय देवगन और उनके कुछ साथी वहां गए थे, उनसे मिले थे और सैयद साहब के बारे में बहुत कुछ उनसे पूछा था, जाना था।
सीनियर कल्लू भाई ने सैयद साहब के परिवार वालों से कहा था कि जब यह फिल्म बनकर रिलीज होगी तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से एक हिस्सा आप लोगों को दिया जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि फिल्म को रिलीज होकर कई महीने हो गए हैं, लेकिन सीनियर कल्लू भाई ने सैयद साहब के परिवार वालों को 1 रुपया भी नहीं भेजा। उनका कहना यह है कि भाई अगर सैयद साहब की कहानी पर इस फिल्म को बनाया गया था और हमसे प्रॉमिस किया गया था कि हमें पैसे मिलेंगे तो हमें पैसे दिए जाने चाहिए। अगर कल्लू भाई हमारे घर आए थे, हमसे सब कुछ पूछकर चले गए और हमसे झूठा प्रॉमिस करके गए थे तो इसका मतलब यह धोखा हुआ। और यही वजह है कि सैयद साहब के परिवार वालों ने हैदराबाद के सीएम से शिकायत की। सीएम साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है और कहा है कि इस बात की जांच हो कि क्या वाकई ही सीनियर कल्लू भाई ने सैयद साहब के परिवार वालों से ऐसा कोई प्रॉमिस किया था, और अगर प्रॉमिस किया था तो पैसे क्यों नहीं दिए। अगर पैसे नहीं दिए तो यह धोखाधड़ी का केस बनता है। तो हो सकता है कि सीनियर कल्लू भाई प्रॉब्लम में आ जाएं। कसम रावण की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा साहब ने कमाल कर दिया है। कमाल क्या, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। यह तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि आज की तारीख में हर कोई इंटरव्यू दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कास्टिंग डायरेक्टर्स भी इंटरव्यू देंगे। तो मुकेश छाबड़ा साहब ने भी इंटरव्यू दिया। और मैं आपको बता दूं कि जो रणबीर कपूर की फिल्म रामायण बन रही है उसकी कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने ही की है। तो मुकेश छाबड़ा से पूछा गया कि भाई रावण की कास्टिंग आपने कैसे की, क्या सोचकर की। मुकेश ने कहा कि रावण खराब आदमी नहीं था, रावण ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। रावण एक बहुत अच्छा इंसान था। रावण की बहन की बेइज्जती की गई थी तो एक भाई अपनी बहन की बेइज्जती का बदला तो लेगा ही। तो जाहिर सी बात है जो एक भाई को करना चाहिए वही रावण ने किया। ईवल तो थे, उनको रिवेंज तो लेना ही था, लेकिन वो ऑब्वियसली प्यार में तो थे अपनी बहन के, उनको भी तो रिवेंज लेना ही था, उनको भी तो करना ही था जो अपनी बहन के लिए करना था। वो भी अपनी तरफ से ठीक थे। और दूसरी बात यह कि रावण सीता जी के प्यार में बहुत ही पागल था, तो उसने जो भी किया प्यार में किया, और प्यार में तो सब कुछ जायज होता है। तो मेरे हिसाब से जो रावण ने किया वो ठीक ही किया। अब ये धर्म की बात है, मैं तो इस बारे में कुछ कहूंगा नहीं कि मुकेश ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मुकेश एक हिंदू है, मुसलमान नहीं है। अगर कहीं कोई मुसलमान ये बात कह देता तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा बवाल हो जाता। बहुत अच्छा है कि मुकेश भाई हिंदू है, मुकेश ने जो कहा है अब उतना बड़ा बवाल नहीं होगा। फिल्म स्त्री रिलीज हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, और इसमें जो आइटम गर्ल तमन्ना का गाना है आज की रात वो बहुत बड़ा हिट हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी ने इस गाने को लेकर बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि इससे पहले भी बॉलीवुड की कई लड़कियों का डीप फेक वीडियो वायरल हो चुका है। अब किसी भाई ने तमन्ना भाटिया के इस गाने को लेकर एक वीडियो बनाया है। बॉडी तमन्ना भाटिया की है और जो फेस है वो जया बच्चन जी का है। तो एक्चुअली जो गाना दिखाया जा रहा है वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जया बच्चन जी डांस कर रही हैं, और मेरे ख्याल में ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है। बहुत लड़कियों के ऐसे वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सख्त कानून की जरूरत है डीप फेक वीडियोस को रोकने के लिए, एआई को रोकने के लिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि सोनाक्षी ने जहीर के साथ शादी कर ली। इस शादी को लेकर सोनाक्षी के भाई खुश नहीं हैं। सोनाक्षी के भाई शादी में शामिल भी नहीं हुए थे, और जिस दिन से शादी हुई है तब से लेकर आज तक भाई बहनों में खटपट चल रही है। कुछ दिनों पहले राखी का त्योहार था, तो ऐसा लग रहा था कि भाई सोनाक्षी अपने भाइयों को राखी बांधेगी और जो भी गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनाक्षी ने अपने भाइयों को राखी बांधी ही नहीं, बल्कि सोनाक्षी राखी के त्योहार पे इंडिया से बाहर चली गई, अमेरिका में चली गई। और राखी के त्योहार पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं गई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपने भाइयों को राखी के त्योहार पर विश नहीं किया। इससे पता चलता है कि भाई बहनों में खटपट चालू है, परिवार में खटपट चालू है, भाई और बहनों के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई जो होना था वो हो चुका। अगर सोनाक्षी को लगता है कि वो जहीर के साथ खुश है तो मेरे ख्याल में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो सोनाक्षी के भाइयों को चाहिए कि वो सोनाक्षी से माफी मांगे और कहें कि जो आपका डिसीजन है वो बिल्कुल सही है, हम आपके साथ हैं। कसम कल्लू भाई की मुकेश गन्ना ने कमाल की बात की है। आप सभी जानते हैं कि मुकेश गन्ना कोई ना कोई वीडियो बनाता रहता है, इंटरव्यू देता रहता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करता रहता है न्यूज में रहने के लिए। लेकिन इस बार जो मुकेश गन्ना ने बात कही है वो 100% बिल्कुल सच कही है। मुकेश गन्ना ने कहा है कि कपिल शर्मा बॉलीवुड का सबसे घटिया इंसान है।
कपिल शर्मा बॉलीवुड का सबसे वाहियात इंसान है। कपिल शर्मा बॉलीवुड का सबसे गंदा इंसान है। कपिल शर्मा बॉलीवुड का सबसे ज्यादा एरोगेंट इंसान है। और यह बात बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि जो कपिल शर्मा है वो बेचारा अनपढ़ है, गंवार है। तो जब एजुकेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है वो उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह से एक गंवार बिहेव करता है। और जो कुछ भी मुकेश गन्ना ने कपिल शर्मा के बारे में कहा है बिल्कुल 100% सच कहा है। यह आदमी निहायत ही घटिया इंसान है। आप सभी जानते हैं कंगना दीदी की फिल्म इमरजेंसी अगले महीने 6 तारीख को रिलीज होने वाली है। यही वजह है कि कंगना दीदी यहां वहां इंटरव्यू दे रही है, मीडिया से मिल रही है, अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात निकलती रहती है। जब कंगना दीदी से बॉलीवुड वालों के बारे में पूछा गया कि आपकी किन किन बॉलीवुड वालों से दोस्ती है, तो कंगना दीदी ने कहा कि बॉलीवुड वाले सभी एक नंबर के इडियट हैं, बेवकूफ हैं। तो ऐसे इडियट लोगों से मैं दोस्ती क्यों करूंगी? इनको दुनियादारी के बारे में बिल्कुल कतई कोई पता नहीं है। ये इतने बेवकूफ है कि अगर किसी दिन इनकी शूटिंग नहीं होती तो ये सुबह जिम जाते हैं, फिर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, शाम को फिर जिम जाते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। दुनिया से इनका कोई वास्ता मतलब नहीं है। तो जो लोग ऐसे इडियट हैं जिनको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मेरी उनसे दोस्ती कैसे हो सकती है? कंगना ने यह भी कहा कि बॉलीवुड की पार्टियों में जाना अपना दिमाग खराब करने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि पार्टी में जितने भी बॉलीवुड वाले हैं वो इडियट होते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या बात करनी होती है। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बात करते हैं, यही कि आज मैं वहां शूट कर रही थी, तू वहां शूट कर रही थी, कल मैं वहां शूट करूंगी, वो उसको डेट कर रहा है, वो उसको डेट कर रहा है। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है बात करने के लिए। तो मजा नहीं आता। Where are you shooting? Oh, in Filmistan. I was in Film City this morning. What time were you there? 2 o'clock. Oh my God, I was there for 5 o'clock. तो कंगना दीदी का कहना यह है कि मैं ऐसी घटिया बातें सुनने के लिए बॉलीवुड पार्टीज में क्यों जाऊं। यहां मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी हद तक कंगना दीदी बिल्कुल सही कह रही है। जब कुछ सालों पहले सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत कंट्रोवर्सी हुई। उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की तरफ उंगली उठाई गई, बहुत सारे उस पर इल्जाम लगे, वो बेचारी जेल भी गई और उसके बाद बॉलीवुड वालों ने उसको काम देना बंद कर दिया। आज की तारीख में रिया के पास कोई काम नहीं है तो बेचारी क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना है। तो रिया ने भी बॉलीवुड वालों का इंटरव्यू करना चालू किया है। रिया ने आमिर खान का इंटरव्यू किया और जब इंटरव्यू करते हुए आमिर खान को अपनी कहानी बताई, उसने बताया कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो क्या क्या उस पर बीती, किस तरह से उसको टारगेट किया गया, जेल में उसके साथ क्या हुआ, रिया ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। तो ये सब सुनकर आमिर खान जोर जोर से रोने लगा, बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। आमिर खान ने कहा कि आपके साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आमिर खान आने वाले वक्त में रिया को काम जरूर देगा, देना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके लिए भी आमिर को ट्रोल कर रहे हैं। उन लोगों का कहना यह है कि यह बंदा तो कहीं भी बैठकर रोने लगता है, फिल्म देखने जाता है वहां रोने लगता है, कहीं किसी को देखता है वहां रोने लगता है, ये ड्रामा करता है रोने का, इसके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टिंगू भाई आमिर रोया है तो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, किसी के रोने का मजाक मैं उड़ाऊंगा नहीं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, बात खत्म। क्यों आमिर भाई, सही है ना? दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।